चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। आज हमारी वीडियो में हम पहुंच चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स तक। अब तक अगर थर्मोडायनेमिक्स से डर लग रहा था तो डरने वाला चैप्टर है नहीं, बहुत आसानी से सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा कब पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं, कब साइक्लिक प्रोसेस में क्या चेंजेस होते हैं, कब क्या फॉर्मूले होते हैं, तो सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। मैं शशांक शर्मा पीसीएमबी चैनल से स्टार्ट करता हूं आज की क्लास आपके भैया शैंकी भैया के साथ। तो चलिए थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या कंसेप्ट है देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में देखिए बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करने वाले हैं उसे देखिए। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली होता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली है क्या चीज, पहले यह समझ लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप बेसिकली हीट एनर्जी का कन्वर्जन किसी और अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में पढ़ते हो, या अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का कन्वर्जन हीट एनर्जी में पढ़ते हो, या मैकेनिकल एनर्जी में पढ़ते हो। दोनों एनर्जी में से एक एनर्जी हीट एनर्जी होनी चाहिए। मतलब अगर आप हीट एनर्जी की बातचीत कर रहे हैं तो दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। वो सब फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच के अंदर आता है। चलिए बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहा जाता है। थर्मल इक्विलिब्रियम की बेसिक चीज याद रखो, थर्मल इक्विलिब्रियम जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। वेरी ना करे, सिर्फ उतनी सी बात रखें थर्मल इक्विलिब्रियम। देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक की मेन प्रोसेस जो आपको याद रखनी है, आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें कुछ भी वेरी कर सकता है लेकिन टेम्परेचर वेरी ना करे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, उसे आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में आप कुछ भी चेंज कर सकते हो लेकिन हीट का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब हीट का पैरामीटर कांस्टेंट रहना चाहिए। आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है चलिए बता देते हैं आपको। आइसोबैरिक प्रोसेस में कुछ भी चेंज हो सकता है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस में एज इट इज आप जानते हैं जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। अब आगे भी बात करेंगे, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो, वो क्या क्या बातें हैं वो आगे करेंगे, सारा डिस्कस कर दूंगा जल्दी जल्दी फटाफट से, टाइम बचाते हुए। 4 मई की तैयारी बुलेट ट्रेन स्पीड से जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट कैटेगरी का हो। चलिए आगे समझ लेते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। जीरोथ लॉ फिजिक्स में, केमिस्ट्री और फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा चेंज है। फिजिक्स में लॉ है जीरो फर्स्ट सेकंड, वहां है फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेगेटिव पॉजिटिव में भी थोड़ा थोड़ा चेंज है, समझ लेना जिससे कंफ्यूजन होके गलत ना हो जाए। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, अगर आपके पास 3 सिस्टम है, ए सिस्टम, बी सिस्टम, सी सिस्टम, ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है सेपरेटली, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी इसके पैरामीटर्स इसके बराबर बैठ रहे हैं, इसके पैरामीटर्स इसके भी बराबर बैठ रहे हैं। अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जाहिर सी बात है कि बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये याद रखना मेरी बात, जीरोथ लॉ। चलते हैं आगे, तो छोटी छोटी बातें, अब बहुत सारी बातें लेकर आनी है इसमें, आगे चलते हैं। देखिए अब डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले पीवी इंडिकेटर कर्व, पी और वी, प्रेशर और वॉल्यूम के कर्व समझ लो। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये याद रखना, यहां सिर्फ वॉल्यूम बदल रहा है, प्रेशर ऊपर नीचे नहीं जा रहा। तो ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस।
एक बात। दूसरी चीज ध्यान रखो, यहां प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो ये आइसोकोरिक है। यहां प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं, ये दो, तो जो ज्यादा ऊपर वाला कर्व होता है वो होता है आइसोथर्मल, और जो नीचे वाला है वो होता है एडिएबैटिक। एडिएबैटिक, ध्यान रखना जी, भूलना मत इस बात को, ठीक है। अब सीधी सी हमारे पास कंसेप्ट यहां पे क्या आता है, जरा उसकी बात और कर ले। देखो, ये आइसोबैरिक है, आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल है, एडिएबैटिक है। एक और काम की बात, पी और वी के ग्राफ में अगर आपके पास पीवी ग्राफ दे रखा है और इस ग्राफ को देखकर वर्क डन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, वर्क डन। अभी वर्क डन में पॉजिटिव नेगेटिव भी बताऊंगा, पहले सुनो। तो जो पीवी का ग्राफ है उसके नीचे जितना भी एरिया आ रहा है, उसके नीचे जितना भी एरिया आ रहा है पीवी ग्राफ के नीचे, वो वर्क डन होगा। वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर पीवी कर्व, ठीक है। लेकिन यहां भी एक और इशू है, अगर यहां ग्राफ में एरो क्लॉकवाइज की तरफ है, क्लॉकवाइज देखो जैसे घड़ी चलती है, घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे, तो एरो इधर जा रहा है, तो इसका मतलब इसके नीचे का जो एरिया है वो पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव एरिया होगा, वर्क डन एरिया पॉजिटिव। लेकिन वहीं अगर इस ग्राफ में यहां पे हमारे पास एरो इस तरफ है, पी और वी के ग्राफ में एरो इस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वर्क डन नीचे का क्या होगा, नेगेटिव। ये बात याद रख लेना, वर्क डन इज माइनस ऑफ एरिया अंडर कर्व, ठीक है जी। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव। इतनी सी बात है, याद रख लो यार, इतनी सी बात याद रख लो। पॉजिटिव में आपके पास वर्क डन जो रहता है वो क्लॉकवाइज सिचुएशन है, अगर नेगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज है। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। जब भी आपको पी और वी का ग्राफ दे रखा हो और आपसे पूछा जाए वर्क डन निकालो, तो उसके अंडर का एरिया। अगर साइक्लिक प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क आपको निकालना है, पी और वी का ग्राफ साइक्लिक दे रखा है इस तरीके से, ये तो वर्क डन आपके पास क्या होगा, एरिया उस साइकिल का, एरिया उस साइकिल का यानी सर्कल का एरिया निकालेंगे, बस। उसके नीचे का कोई एरिया नहीं होगा, सर्कल का एरिया। क्लॉकवाइज है प्लस, सपोज करो ये है पीवी, कई बार देखा होगा आपने क्वेश्चन आया हुआ, और ग्राफ इस तरीके का है ऐसा, तो वर्क डन क्या होगा, एरिया तो रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। साइक्लिक में खाली उसका एरिया लेते हैं, उसके नीचे पूरा नहीं, सिर्फ उतना, इसके नीचे का नहीं लिया मैंने, सिर्फ उस साइकिल का एरिया लेते हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करो तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, भूलिएगा मत। अब थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी रिलेटेड बात भी कर लो। यहां इंटरनल एनर्जी, वैसे तो आप जानते हो मॉलिक्यूलर एनर्जी की वजह से जो डेवलप होती है, इंटरनल एनर्जी उनके मोशन की वजह से, उनके कंपोजिट, किनके, मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स के कंपोजिशन की वजह से, बनावट की वजह से इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इतना ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, सिर्फ ये समझो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन है, टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन है। यानी अगर टेम्परेचर में चेंज आएगा तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा, अगर टेम्परेचर का चेंज 0 है तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा, उसका भी चेंज क्या रहेगा, 0। यानी इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे। अब मैं इसमें थोड़ा ग्राफ की बात कर रहा था, जरा बता दूं कि इंटरनल एनर्जी का क्या सीन होता है। ये P और V का ग्राफ है, A से B तक जाने के मेरे पास रास्ते हैं, ये एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। मैं 3 रास्तों से A पे भी गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ध्यान दीजिएगा, A से B जाने के 3 रास्ते हैं, तो आपको समझना क्या है वो समझा रहा हूं। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या सीन है, क्या कंसेप्ट है, उसे समझ लीजिए। अगर
ए से बी तक आपका रास्ता ए से बी तक ही गए हो, चाहे आप इस रास्ते से गए हो, चाहे इस रास्ते से, चाहे इस रास्ते से, तीनों रास्ते पे इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम रहेगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है। ए बी रास्ता कोई सा भी हो, इनिशियल और एंड सेम है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम रहेगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम रहेगा, भूलना मत इस पर्टिकुलर चीज को, इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम रहेगा। लेकिन वर्क डन सबसे ज्यादा किसका होगा, आपको पता है, जिसके नीचे एरिया ज्यादा है। तो किसके नीचे सबसे ज्यादा एरिया है, 1 के नीचे, उसके उसके बाद 2 के नीचे, और सबसे कम एरिया किसके नीचे है, 3 के नीचे, तो वर्क डन 3 आ गया, 1 2 3। याद रखना ये सारी बातें, इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम रहता है अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो। चलिए आगे सीख लेते हैं, आगे के कंसेप्ट्स पे देख लेते हैं। अगर आपके पास यहां पे फिनोमेना आ जाए कि इक्वेशन लिखो आइसोथर्मल की, सुनते रहिएगा, आइसोथर्मल की इक्वेशन लिखो, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल में, तो इक्वेशन रहती है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। इक्वेशन याद रखना, काम आएगी खासकर एडियाबैटिक की। वर्क डन पूछ ले कि आप किसी सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम था P1 V1, आपने चेंज करा के उसका प्रेशर वॉल्यूम P2 V2 कर दिया, तो आपने ऐसा करने के लिए वर्क कितना करा, तो वर्क का फॉर्मूला 2.303 nRT log V2 बाय V1, 2.303 nRT log V2 बाय V1। अगर आपको प्रेशर के टर्म्स में लिखना है 2.303 nRT log प्रेशर P1 ऊपर आएगा, P2 नीचे आएगा, उल्टा है, V2 बाय V1, P1 बाय P2। ठीक है, ये वर्क डन का फॉर्मूला याद कर लेना, आइसोथर्मल के अंडर ये आता है वर्क डन। अब सुनिए एडियाबैटिक की इक्वेशन, सुने एडियाबैटिक की इक्वेशन आती है P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। जो लास्ट चैप्टर में सिखाया था कि गामा होता है स्पेसिफिक हीट्स का रेशो Cp अपॉन Cv, वही है ये गामा। तो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा, ये एडियाबैटिक की इक्वेशन आती है, हर बच्चा ध्यान रखेगा इस इक्वेशन को। अब ध्यान से सुनो कैसे सॉल्व करने वाले हैं। गामा हो गया Cp बाय Cv। कई बार वो पेपर में कहता है कि आपको जो इक्वेशन चूज करनी है वो P और T की टर्म्स में करनी है, यानी V हटाना है, यानी V हटाना है। आप जानते हो PV इज इक्वल्स टू nRT, तो मैं V को लिख सकता हूं nRT अपॉन P, तो मैं V को हटा देता हूं, देखो P1 V1 की जगह nRT अपॉन P गामा था, इज इक्वल्स टू P2 V2 की जगह nRT अपॉन P2 गामा। तो आंसर आ गया P1 1 माइनस गामा, भाई नीचे वाले पे पावर गामा आएगी, ऊपर जाके माइनस, P1 1 माइनस गामा, NR तो NR कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि पावर भी सेम है, T1 गामा इज इक्वल्स टू P2 1 माइनस गामा इंटू T2 गामा। भाई याद ये भी रखनी पड़ेगी इक्वेशन आपको, क्योंकि कई बार आपके पास जो ऑप्शन होते हैं उसमें ये इक्वेशन नहीं होती, बता रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स। तो इक्वेशन आपको ये याद रखनी पड़ेगी, भूलिएगा मत। अब सुनिए, अगर बाई चांस पेपर में मुझसे कहा कि इक्वेशन चाहिए V और T की, किसकी, V और T, यानी मुझे क्या गायब करना पड़ेगा, P, तो P को गायब करना है, तो P की जगह लिख सकते हैं nRT अपॉन V, P की जगह क्या लिख सकते हैं, nRT अपॉन V, nRT अपॉन V, V1 गामा, P2 की जगह nRT2 अपॉन V2, V2 गामा। तो क्या बन गया, NR से NR कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 V2 गामा माइनस 1। ये इक्वेशन बन गई, तीनों एडियाबैटिक की इक्वेशन है, तीनों एडियाबैटिक की। चलिए वर्क डन देख लेते हैं, एडियाबैटिक में वर्क डन कितना रहेगा।
बात चल रही है वर्क डन, किसके वर्क डन की? एडियाबैटिक के वर्क डन की। तो दो फॉर्मूले याद कर लो, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा, ये वर्क डन है एडियाबैटिक का। इसका एक और फॉर्मूला याद कर लो एडियाबैटिक के वर्क डन का, क्या? NR T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। कोई अलग चीज नहीं है, मैंने P2V2 PV की जगह लिख दिया NRT2, P1V1 की जगह लिख दिया NRT1, NR कॉमन ले लिया, आंसर आ गया, सिंपल। तो दो फॉर्मूले हो गए एडियाबैटिक के। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में आप जानते हो वॉल्यूम ही नहीं बदलता, वॉल्यूम नहीं बदला तो इसका मतलब वर्क नहीं हुआ। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना रहता है बच्चों? 0। इसके बाद बात हो रही है किसकी भैया? आइसोबैरिक की। आइसोबैरिक का कहते हैं आइसोबैरिक, आइसोबैरिक कहते हैं प्रेशर कांस्टेंट होत रहा। प्रेशर कैसा है बच्चों? कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन का फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो, NRT2 माइनस T1, सिंपल। NRT2 माइनस T1 सेम फॉर्मूला है, बस नीचे क्या नहीं है बच्चों? नीचे नहीं है हमारे पास 1 माइनस गामा, गामा एडियाबैटिक के लिए छोड़ दिया, समझे? अच्छा, अगर आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस का जो ग्राफ है, ग्राफ इस तरीके का ग्राफ है, नीचे की तरफ आ रहा है P और V का ग्राफ, और आपको इसका स्लोप बताना है, स्लोप। तो स्लोप याद रखिएगा इस ग्राफ का, मतलब dp अपॉन dv बताना है, तो होगा माइनस p बाय वी। स्लोप याद रखिएगा क्या होगा? माइनस p बाय वी, ठीक है। वही दूसरी तरफ अगर आपको स्लोप बताना है किसका? एडियाबैटिक का, तो गामा आ जाएगा, गामा p बाय वी वाली फॉर्म आ जाएगी एडियाबैटिक, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है। हीट आपको पता लग गई, इंटरनल एनर्जी मैंने आपको बता दिया टेम्परेचर का फंक्शन होता है, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फिर मैंने आपको वर्क डन का, अब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव बता दूं, इसका ध्यान रखना ये बात, नोट। अगर हीट इंक्रीज हो रही है सिस्टम की, हीट जो सिस्टम की है वो इंक्रीज कर रही है, तो उसे पॉजिटिव हीट लेते हैं, और हीट सिस्टम की डिक्रीज हो रही है तो उसे नेगेटिव हीट लेते हैं। अभी फर्स्ट लॉ सिखाऊंगा, वहां रखना पड़ता है इसलिए बता रहा हूं। सिस्टम को हीट मिल गई, पॉजिटिव, सिस्टम से हीट निकाल ली, नेगेटिव। यानी एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव, एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव। हीट गिवन टू अ सिस्टम, पॉजिटिव, हीट रिमूव्ड फ्रॉम सिस्टम, नेगेटिव हीट। वहीं सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, पॉजिटिव, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी घट गई, नेगेटिव। वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया है, पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क हुआ है, नेगेटिव। केमिस्ट्री के चक्कर में मत फंसना, यहां पे उल्टी उल्टी चीजें कभी कंफ्यूज हो जाओ, समझ लेना बातों को, ठीक है। तो यहां पे वर्क डन हमारे पास आइसोथर्मल का सीख लिया, एडियाबैटिक सीख लिया, आइसोबैरिक सीख लिया, आइसोकोरिक सीख लिया, पीवी इंडिकेटर ग्राफ देख लिए, कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है ये देख लिया हमने। चलो जल्दी से फर्स्ट लॉ की तरफ भी चलते हैं, उसे भी रिवाइज कर लेते हैं। देखो फर्स्ट लॉ कहता है अगर आप किसी सिस्टम को हीट देते हो तो उससे चेंज आ सकता है उसकी इंटरनल एनर्जी में, प्लस वॉल्यूम में चेंज आता है। मैं बताता हूं, आपने एक पतीले में पानी रख दिया और उसे प्लेट से ढक दिया, नीचे से आप उसे हीट दे रहे हो, सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ने लगा उसका पानी का, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज आने लगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज आने लगा। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि प्लेट हिलने लगी। कभी भी देखना, पानी गर्म करना, पानी का लेवल पूरा मत भरना, थोड़ा कम रखना, थोड़ी देर बाद प्लेट हिलने लगती है। प्लेट क्यों हिलती है? प्लेट इसलिए हिलती है कि भाई वो एक्सपेंड करने लगता है पानी,
पानी एक्सपेंड करने लगता है। एक्सपेंड मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब वर्क होने लगा। वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, वर्क हो रहा है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि आपने जो हीट दी है वो दो चीजों में खर्च हो सकती है, इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन में। अगर आपने सिस्टम को हीट दी है तो वो दो चीजों में चेंज ला सकती है, इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन में। अब सुनिए जरा, अगर फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन की बात करूं मैं, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है तो हमारे पास वर्क डन का सीन किस तरीके से आएगा? फर्स्ट लॉ का सीन, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट, यानी इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो। तो फर्स्ट लॉ क्या था? डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी यू की जगह क्या रख दूं? जीरो। तो इसका मतलब हीट बराबर किसके आ गई? वर्क के अंदर आ गई। ये आइसोथर्मल है। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में तो हीट का एक्सचेंज ही नहीं होता, यानी हम सिस्टम को हीट ही नहीं देते। यानी फर्स्ट लॉ क्या बन जाएगा? डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी डी डब्ल्यू नेगेटिव इज इक्वल्स टू डी यू, या फिर डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस डी यू, क्योंकि सिस्टम को हीट ही नहीं दी। थर्ड, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो कद्दू फर्क नहीं पड़ता किसी चीज में। डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, भैया डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू सेम रहता है। प्रेशर से किसी पे फर्क ही नहीं पड़ा भाई। देखो फर्स्ट लॉ में तीन पैरामीटर है, हीट, इंटरनल एनर्जी पे टेम्परेचर का लेना देना है, वर्क डन पे किसका लेना देना है? वॉल्यूम का। प्रेशर से किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं अगर बात हो रही होती कौन सी प्रोसेस की? आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस की बात हो रही होती है? आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन कितना होगा? जीरो। तो डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू आ गया। जितनी हीट दी है सबसे चेंज किसमें आए? पूरी हीट खर्च किसमें हो गई? इंटरनल एनर्जी के चेंज लाने में, टेम्परेचर के चेंज लाने में। फिफ्थ, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस की क्या कहानी है भैया? साइक्लिक प्रोसेस घूम फिर के वहीं वापस आ जाती है, जहां से चली है वहीं वापस आ जाती है साइक्लिक प्रोसेस, ए से। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज ही कितना आया? जीरो। जहां से चली थी वहीं वापस, तो इंटरनल एनर्जी तो चेंज ही नहीं हो पाई। अभी मैंने बताया था ए से बी, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन तीनों केसेस में सेम थी। पीछे बताया था, मैं दिखा दूं आपको। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन तीनों केसेस में सेम थी, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या थी? सेम। देख लो, ए और बी सेम था तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी क्या आ रहा था? सेम। और वहीं अगर आप जहां से चले हो वहीं वापस आ गए, आप जहां से चले हो वहीं वापस आ गए, तो जब आपकी इनिशियल फाइनल पोजीशन एक ही है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज ही क्यों आएगा? याद रखना, इसका मतलब साइक्लिक में, हाँ साइक्लिक में इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता है। साइक्लिक में इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता है, तो इसका मतलब डी क्यू इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। क्या कह रहे हो? जो आइसोथर्मल में था वही हो जाएगा? यस, आइसोथर्मल वाला ही हो जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं, अगला कंसेप्ट देखते हैं। भैया ये मेयर्स फॉर्मूला भी इसी की एप्लीकेशन है क्या? हाँ, मेयर्स फॉर्मूला भी इसी की एप्लीकेशन है। मेयर्स फॉर्मूला आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में थर्मल प्रॉपर्टीज में बता दिया था कि सीपी बड़ा होता है सीवी से, और कितना बड़ा होता है? आर के बराबर। आर है गैस कांस्टेंट। सीपी और सीवी क्या था? पिछली वीडियो में बताया था, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ज्यादा इस पे टाइम नहीं देना है हमें। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या चीजें हैं? वैसे तो हीट इंजन अब हट ही चुका है, लेकिन थोड़ा सुन लो जरा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट है भाई, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये कहता है, कभी भी आप ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते जिसकी एफिशिएंसी 100% हो,
मतलब कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं हो सकता गिवन टेम्परेचर्स पे जो पूरी हीट एनर्जी को किस में बदल दे, मैकेनिकल एनर्जी में। ऐसा कोई इंजन नहीं बना सकते आप गिवन कंडीशन पे सिस्टम में, सराउंडिंग में, जो सारी हीट एनर्जी को किस में बदल दे, मैकेनिकल में। कुछ ना कुछ हीट तो बर्बाद होगी ही होगी। केल्विन का ऐसा कहना था। क्लॉसियस का क्या कहना था? क्लॉसियस का कहना यह था कि कभी भी हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर सरफेस की तरफ नहीं जा सकती विदाउट मशीन। हीट कभी हीट कहां से जाती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। कभी भी लो से हाई नहीं जा सकती विदाउट मशीन। भाई मशीन का यूज तो करके आप कर सकते हो, मशीन का यूज कर रहे हो तो आप कर सकते हो लो से हाई। एग्जाम्पल एयर कंडीशनर। ये अपना रूम है और ये रूम की सराउंडिंग है, ठीक है। कमरे के अंदर टेम्परेचर है 20, एयर कंडीशनर चल रहा है 18 पे, 18 डिग्री सेल्सियस पे, और 20 डिग्री सेल्सियस रूम की टेम्परेचर है, और बाहर का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एसी क्या करता है? आपके कमरे से हीट खींच के कहां भेजता है? सराउंडिंग में ना। जो आउटडोर लग रहा है वो कहां भेजता है? सराउंडिंग में ना। तो हीट कहां से खींच रहा है? यहां से, और भेज कर रहा है यहां। यानी लो टेम्परेचर से कहां जा रही है हीट? हाई। तो कौन भेज रहा है लो से हाई हीट? कौन भेज रहा है? ठीक है, सिस्टम, ये मशीन। तो अगर मशीन नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल एड नहीं है, बाहरी मदद नहीं है आपके पास, तो आप कभी भी हीट लो से हाई नहीं भेज सकते। हीट हमेशा फिर कहां जाएगी? हाई से लो जाएगी। और मशीन है तो मशीन भेज सकती है लो से हाई। ये अपने पास कौन सा है? सेकंड लॉ है, ठीक है। सेकंड लॉ की दो स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस। इंजन तो अब काम मत करना इंजन पे भाई, ठीक है। कोई रेफ्रिजरेटर इंजन पे आपको काम नहीं करना। अब सुनिए अगली चीज, अगला कंसेप्ट। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है भैया? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वो होती है जिसमें चेंजेस होते हैं, लेकिन चेंजेस इनफाइनाइटली स्लो होते हैं, इतने धीरे होते हैं कि जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। थर्मल इक्विलिब्रियम में, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहता है। मतलब इतना धीरे चेंज आ रहा है कि आपको पता भी नहीं लग रहा कि चेंज हो रहा है। सिस्टम और सराउंडिंग के जो इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रहता है। तो चेंजेस आते हैं, चेंजेस डू अकर, बट रेट ऑफ चेंज इज इनफाइनाइटली स्लो। चेंज बहुत धीरे धीरे होते हैं। इस चैप्टर में प्रेशर वॉल्यूम के जो ग्राफ्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, वर्क डन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे क्वेश्चन बनते हैं। पीवी ग्राफ तो घोट के पी जाना, कब वर्क डन पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, ये सारी बातें इसी पे गेम बनेगा पूरा। इस पे नेक्स्ट वीडियो में पीवाईक्यू करा रहा हूं, पढ़ते रहो ध्यान से। हाँ, 4 मई तुम ही डॉक्टर बन रहे हो, तुमसे ही बात कर रहा हूं, तुमसे ही एग्जैक्टली तुम डॉक्टर बन रहे हो, इसलिए पढ़ते रहो, ध्यान रखो। जल्दी से वीडियो खत्म करो, अगली वीडियो में आ जाओ, जल्दी नोट्स बना लेंगे ना फटाफट से, शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं तब। बाय देन।